हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे जैसे कि आप सभी जानते हैं आईबीपीएस पीओ क्लर्क एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज प्लान की है। तो इस सीरीज के साथ बच्चे आप जुड़े रहिएगा। इस सीरीज का बेनिफिट आपको एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। तो एक क्लास बच्चे हो चुकी है, आज है क्लास नंबर 2। पिछली क्लास में हमने मिसलेनियस क्वेश्चन देखे थे, आज की क्लास में भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन ही देखेंगे। तो आज की क्लास से बच्चे मिसलेनियस क्वेश्चन का सेट नंबर 2। चलो जी, करें शुरू बच्चे। तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है बच्चे? क्वेश्चंस का लेवल चेक करो आप। इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आपका आरआरबी पीओ 100% निकलेगा बच्चे। क्वेश्चन क्या है देखो। वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक 50% मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी सी टुगेदर टेक, and A and B working together take 8 by 3 more number of days than A, B, C take together. If A, B and C all have worked together till the completion of the work and B has received 120 out of the total earning of rupees 450, then in how many days did A, B, C together complete the whole work? लेवल देखो बच्चे इस क्वेश्चन का। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चे करना क्या है आपने, ध्यान देना। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, एक काम करते हैं, अगली स्लाइड पे बच्चे इसका सॉल्यूशन करवाता हूं मैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी सी किसी काम को अगर एक्स डेज में करते हैं, ठीक है जी, तो वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक 50% मोर नंबर ऑफ डेज देन ए बी सी टुगेदर टेक। अगर ए बी सी किसी काम को बच्चे एक्स डेज में करते हैं तो बी एंड सी सेम काम को करेंगे 50% मोर नंबर ऑफ डेज में। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहां पे बी और सी के डेज लिखने, बी और सी के डेज लिखने हैं तो क्या लिखोगे? बी एंड सी जो है ए बी सी से 50% ज्यादा डेज लेते हैं, तो x इंटू 150/100 या फिर 3/2 बोल लो। ठीक है जी। तो ए बी सी किसी काम को खत्म करने में अगर x डेज लेते हैं तो बी एंड सी सेम काम को करने में x इंटू 3/2 डेज लेंगे। इतना समझ आया? अभी बच्चे मैं क्वेश्चन समझा ही रहा हूं, अभी कोई सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं। सोल्यूशन करना कैसे उसके ऊपर बाद में आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? यदि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो वो ए बी सी से 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज ले रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तीनों मिलकर एक्स डेज ले रहे हैं तो ए और बी, ए और बी, हाँ जी, ए और बी सेम काम को करने में एक्स से 8/3 डेज ज्यादा लेंगे। ठीक है जी। दूसरी लाइन में बच्चे ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ देखो। इसके बाद लिखा हुआ है इफ ए बी सी ऑल हैव वर्क टुगेदर टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड बी हैज रिसीव्ड 120, बी को मिलता है जी 120 आउट ऑफ 450। सभी का जो हिस्सा है वो है 450। 450 में से जो बी का हिस्सा है वो कितना है? 120। और सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर सेम काम को करते हैं तो कितने डेज लगते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तो बच्चे ये है। अब देखो जी क्वेश्चन में करना है क्या है। अच्छा, एक चीज बच्चे आप सभी जानते हैं कि जो वेजेस होती हैं वो वर्क डन के रेशियो में बढ़ती हैं, या आप स्पीड के रेशियो में भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन नहीं निकाला जा सकता। फिर से एक बार ध्यान से सुन लो क्या कह रहा हूं मैं। जो वेजेस होती है वो स्पीड के रेशियो में ही बटेंगी या फिर वर्क डन के रेशियो में बटेंगी, लेकिन इस क्वेश्चन में वर्क डन नहीं निकाल सकते, तो वेजेस को स्पीड के रेशियो में ही बांटोगे। तो वेजेस का रेशियो और स्पीड का रेशियो इस वाले सवाल में सेम रहेगा बच्चे। तो वेजेस का रेशियो स्पीड का रेशियो अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो इक्विवेलेंट टू वेजेस का रेशियो। इस क्वेश्चन को बच्चे उल्टा भी तो बोल सकता हूं कि वेजेस का रेशियो इक्विवेलेंट टू स्पीड का रेशियो। तो एक काम करते हैं, वेजेस हमें गिवन है, किसकी? बी की वेजेस गिवन है और तीनों की वेजेस गिवन है। तीनों की वेजेस कितनी बच्चे? 450 है, जिसमें से बी का जो हिस्सा है वो 120 है। अब ध्यान से सुनना बच्चे, यहां पे देखो जी ए बी सी एंड बी एंड सी, इनमें डेज का जो रेशियो हम निकाल सकते हैं। अगर मैं, ध्यान देना बच्चे, ध्यान से सुनना इस चीज को। देखो जी, थोड़ा कलर बदलते हैं। अगर मैं ए बी सी और बी एंड सी इनके डेज को कंपेयर करूं, इनके डेज का रेशियो बनाऊं, तो इनके डेज का रेशियो क्या बन जाएगा? 2:3 बन जाएगा। सेम काम के लिए अगर इनके डेज का रेशियो 2:3 है तो इनकी स्पीड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो स्पीड्स का रेशियो बनने वाला है जी 3:2। यहां तक समझ आया बच्चे? अगर मान लो तीनों का स्पीड अगर 3 है तो इसमें से बी एंड सी का स्पीड कितना होगा जी? 2 होगा। ये समझ आया? और मैंने आपको यह कहा कि वेजेस का रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर है, मतलब दोनों रेशियोज को कंपेयर किया जा सकता है। तीनों की जो स्पीड है वो बन रही है 3, या फिर आप ये भी बोल सकते हो तीनों की जो वेजेस बन रही है कितनी बन रही है? 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स का जो वैल्यू है मैं बोल सकता हूं कि 450 के इक्विवेलेंट है।
तो अगर 3 हिस्से 450 के बराबर तो एक हिस्सा किसके बराबर? 150 के बराबर। अगर एक हिस्सा 150 के बराबर तो दो हिस्से किसके बराबर? 300 के बराबर। तो बी एंड सी का टोटल आ गया जी 300। समझ आया बच्चे कि नहीं? बी एंड सी का टोटल आ गया जी 300। और हमें यह भी पता है बच्चे कि इसमें से जो बी का हिस्सा है वो 120 है। बी एंड सी का टोटल अगर 300 रुपए है तो इसमें से जो बी का हिस्सा है वो 120 रुपए है, तो सी का जो हिस्सा होगा वो 180 रुपए ना होगा? तो सी का हिस्सा 180 रुपए आ गया। इतना समझ आया बच्चे? अब एक बार फिर से, तीनों का हिस्सा कितना है? 450, जिसमें से बी का हिस्सा 120 है, सी का हिस्सा 180 है, दोनों का टोटल कितना हो गया? 300। तो ए का हिस्सा, ए का जो हिस्सा है वो 150 ही ना होगा? आया समझ? तीनों की वेजेस आपने निकाल ली, तीनों की वेजेस आपने निकाल ली। तीनों की वेजेस कितनी कितनी आई? ए की आ गई जी 150 रुपए, बी की आ गई 120 रुपए और सी की आ गई 180 रुपए। समझ गए बच्चे? अब मैंने आपको क्या कहा, वेजेस का रेशियो और स्पीड्स का रेशियो सेम है इस वाले सवाल में, क्योंकि वर्क डन तो निकाल नहीं सकते। तो एक काम करो, यहाँ पे आप वेजेस का रेशियो बना लो। वेजेस का रेशियो 0 0 0 कट गई, 3 से काटो 3 5 3 4 3 6, तो 5:4:6 इनकी वेजेस का रेशियो बन गया। और वेजेस का ही रेशियो क्या कहलाएगा जी? स्पीड्स का रेशियो। तो इन तीनों की स्पीड्स का रेशियो आप बोल सकते हैं 5:4:6। यहां तक की कहानी बच्चे समझ आई? तो तीनों की स्पीड्स आपने निकाल ली 5 4 6। अब एक काम करते हैं, चलते हैं पीछे, या फिर चलो यहीं पे स्पेस बना लेते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है आपको? तीनों की स्पीड्स आप निकाल चुके हो, इंडिविजुअल स्पीड्स 5:4:6। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चे, देखो जी। अच्छा मुझे ये बताओ, तीनों मिलकर जिस काम की बात हो रही है एक्स डेज में खत्म करते हैं, और तीनों का स्पीड कितना है? तीनों का स्पीड बन जाएगा जी 5 4 एंड 6, 15 बन गया। इसको भी इरेज कर लेते हैं। 5 4 एंड 6 तीनों की स्पीड्स का रेशियो आ गया। अब ध्यान दो बच्चे, देखो जी, ए बी एंड सी, या फिर स्पीड्स का रेशियो यहां लिख लो 5:4:6, A:B:C। ठीक है जी। अब ध्यान देना बच्चे, तीनों मिलकर जिस काम की बात हो रही है उस काम को एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं, और तीनों का स्पीड कितना है? तीनों का स्पीड बन रहा है 15 यूनिट्स पर डे। तो एक्स डेज में कितना वर्क कर देंगे? 15 इंटू एक्स। ये आ गया जी वर्क। किसका वर्क आया? तीनों का वर्क आया। अच्छा, सेम काम को ए और बी कंप्लीट करते हैं x+8/3 डेज में, और ए और बी का मिला के स्पीड क्या बनेगा? ए और बी का मिला के स्पीड बन रहा है 9। तो 9 की स्पीड से x+8/3 डेज में कितना काम हो जाएगा? इतना काम हो जाएगा। आपको पता है बच्चे, ये वाला काम और ये वाला काम सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जिस काम को तीनों मिलकर करते हैं x डेज में, उसी काम को ए और बी मिलकर करते हैं x+8/3 डेज में। तो काम तो बराबर हुआ, तो बीच में हम लगाएंगे इक्वल का साइन। ठीक है जी। सिंप्लीफाई करो इसको, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। यहां से आ जाएगा जी 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 8। तो 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। तो तीनों मिलकर जिस काम की बात हो रही है, तीनों मिलकर करेंगे तो कितना आंसर आएगा जी? 4 डेज। आया समझ की नहीं आया? तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे? ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, इस लेवल के सवाल आपको करने पड़ेंगे। चलो जी, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान देना, Boston, Churchill and David are three workers employed by a contractor. They completed the whole work in 10 days. Initially, all of them worked together, but the last 60% of the work was completed by only Churchill and David. बचा हुआ 60% जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ चर्चिल एंड डेविड करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बोस्टन वर्क विद चर्चिल एंड डेविड ओनली फॉर इनिशियल 2 डेज। शुरुआती 2 दिनों तक तीनों ने काम किया, चर्चिल, डेविड और बोस्टन ने काम किया। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ऑल्सो चर्चिल टेक्स 20% लेस टाइम टू फिनिश द वर्क अलोन देन दैट ऑफ डेविड वर्किंग अलोन। मतलब यहाँ टाइम रिलेशन दिया हुआ है, जिस काम को डेविड मान लो 100 डेज में कर सकता है, उसी सेम काम को चर्चिल जो है 80 डेज में कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? इफ दे वर पेड ₹3,000 फॉर द एंटायर वर्क देन व्हाट इज द शेयर ऑफ द लीस्ट एफिशिएंट पर्सन। ठीक, अब ये सवाल है बच्चे। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। देखो जी बच्चे, ध्यान दो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है। देखो जी, ये रहा हमारा पूरा काम। शुरुआती दो दिनों तक बोस्टन, चर्चिल एंड डेविड ने काम किया, 2 डेज तक। ठीक है जी। उसके बाद बोस्टन छोड़ के चला गया। बचा हुआ काम कौन कर रहा है जी? चर्चिल एंड डेविड। कितने दिनों में? 8 दिनों में।
और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे 40% काम हुआ है, यहाँ 60% काम हुआ है। अच्छा, अब क्वेश्चन में बच्चे एक चीज और लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? चर्चिल एंड डेविड में टाइम रिलेशन दिया हुआ है कि चर्चिल जो टाइम लेता है वो कितना लेता है, डेविड से 20% कम लेता है। अगर जिस काम की बात हो रही है उस काम को करने में डेविड 100 डेज लेता है तो चर्चिल जो है 80 डेज लेगा। तो बच्चे यहाँ पे टाइम का रेशो बन गया 4:5। टाइम का रेशो 4:5 तो स्पीड का रेशो 5:4 हो जाएगा, सेम काम के लिए इनवर्स हो जाता है। ठीक, तो बच्चे चर्चिल एंड डेविड स्पीड्स का रिलेशन हमने निकाल लिया 5:4। यहां तक की कहानी समझ गए? अच्छा, इसके बाद अब ध्यान दो, यहां से यहां तक किसने काम किया बच्चे? चर्चिल एंड डेविड ने। कितने डेज तक? 8 डेज तक। चर्चिल एंड डेविड जब मिलकर काम करेंगे तो पर डे कितना वर्क करेंगे? 9 यूनिट्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? चर्चिल एंड डेविड पर डे बनाएंगे जी 9 यूनिट्स, और 8 डेज में कितना बना देंगे? 8 डेज में बना देंगे 72 यूनिट्स। यहां तक समझ आया? ठीक है जी। अब अच्छा, परसेंटेज की टर्म्स में भी हमें काम पता है कितना परसेंट है ये वाला, 60%। कंपेयर कर सकते हैं कि 60% का जो वैल्यू है वो 72 के बराबर है। अगर 60% 72 के बराबर तो 40% का जो वैल्यू होगा वो होगा जी 48 यूनिट्स। तो शुरुआत वाला जो काम है वो हमने निकाल लिया 48 यूनिट्स। समझ गए? पहले 48 यूनिट्स काम हुआ है, बचा हुआ काम कितना था? 72 यूनिट्स। अब ध्यान से सुनना बच्चे, ये 48 यूनिट्स का जो काम है वो कौन कर रहा है? बोस्टन, चर्चिल एंड डेविड। कितने डेज में? 2 डेज में। तो मुझे ये बताओ, बोस्टन, चर्चिल एंड डेविड तीनों का स्पीड निकाला जा सकता है? कैसे निकलेगा? 48/2 करके कितना आ गया जी? 24 यूनिट्स पर डे। तीनों का स्पीड आ गया 24 यूनिट्स पर डे, क्योंकि तीनों मिलकर 48 यूनिट्स बना सकते हैं 2 दिनों में। तो प्रतिदिन कितनी बना रहे होंगे? 24 यूनिट्स। तो तीनों का स्पीड आ गया 24 यूनिट्स पर डे। यहां तक क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है जी। अब ध्यान दो बच्चे, बोस्टन, चर्चिल एंड डेविड। ठीक है, चर्चिल का स्पीड ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, कितनी थी? 5। डेविड का स्पीड कितना है? 4। तीनों का स्पीड मिला के 24 निकाला है, जिसमें से चर्चिल 5 है, डेविड 4 है, तो बोस्टन कितना होगा? 15। तीनों की इंडिविजुअल स्पीड्स निकाल ली। यहां तक बच्चे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है। अब बच्चे, पिछले वाले सवाल में मैंने आपको कहा था कि वेजेस जो है स्पीड्स के रेशियो में बांटोगे। कब? जब वर्क डन नहीं निकाल सकते। इस सवाल में वर्क डन निकाल सकते हो, क्योंकि हमें यह पता है कि किस बंदे ने कितने कितने दिन काम किया है, तो वर्क डन निकाला जा सकता है। अब देखो, स्पीड तो लिख ली, स्पीड तो हमने निकाल ली, 15, 5 और 4। अब हम ये देखेंगे कि किसने कितने कितने दिन काम किया है। बोस्टन ने यहां से यहां तक कितने दिन वर्क किया है बच्चे? 2 दिन तक ही काम किया है। चर्चिल ने काम किया जी 10 दिन तक, डेविड ने काम किया 10 दिन तक। तो जैसे ही अगर मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका वर्क डन आ जाएगा। ये बन जाएगा 30, ये बन जाएगा 50, ये बन गया 40। तो वर्क डन का रेशो आ गया जी 3:5:4। यहां तक बिल्कुल क्लियर? वर्क डन का रेशो आ गया बच्चे, क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है, ध्यान देना। अब वर्क डन के रेशो में वेजेस बढ़ती है। ठीक है जी। वेजेस है कितनी? सवाल में दी है 3000। कितनी दी हुई है? 3000। 3000 को बांटूंगा इस रेशियो में, 3, 5, 8, 8 और 4 12। 12 से डिवाइड करूंगा 1 यूनिट आ जाएगा। इंटू किससे करूंगा? इंटू 3 करूंगा तो बोस्टन की वेजेस आ जाएंगी। इंटू 5 करूंगा तो चर्चिल की वेजेस आ जाएंगी। इंटू 4 करूंगा तो डेविड की वेजेस आ जाएंगी। तो किसकी निकालनी है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है लीस्ट एफिशिएंट बंदा, लीस्ट एफिशिएंट पर्सन की वेजेस निकालनी है। तो लीस्ट एफिशिएंट आपको कहां से लगेगा पता बच्चे? स्पीड से लगेगा पता। जिसकी स्पीड सबसे कम है वही बंदा लीस्ट एफिशिएंट है। तो कौन है बच्चे लीस्ट एफिशिएंट? इसकी स्पीड 15, इसकी 5, इसकी 4। तो मतलब ये हुआ, सवाल में आपसे डेविड की वेजेस पूछी जा रही है। तो 3000/12 निकालनी किसकी? आपने डेविड की। तो किससे गुणा करोगे? 4 से। तो क्या बन जाएगा जी? ये 1000। तो डेविड की जो वेजेस है वो कितनी है? 1000। आया समझ की नहीं आया? इस लेवल के सवाल आपको समझ आने चाहिए अगर आप आरआरबी पीओ क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे इसका? ऑप्शन नंबर सी। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 10 फिलिंग पाइप्स, ईच कैपेबल ऑफ फिलिंग टैंक इन 6 minutes, एंड 6 empty pipes, each capable of empty the tank in 8 minutes। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है जी, जब सभी पाइप्स मिलकर काम करती हैं तो टैंक जो है 88 लीटर्स पर मिनट की स्पीड से भरता है। तो बताओ क्या है, पूछा क्या हुआ है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, वॉल्यूम पूछा हुआ है। ध्यान दो, देखो ये क्वेश्चन है बच्चे पाइप्स एंड सिस्टम से। यहाँ पे कुछ इनलेट्स हैं, ये क्वेश्चन आसान। कुछ इनलेट्स हैं, कुछ आउटलेट्स हैं। एक इनलेट जो है टैंक को भर सकती है 6 मिनट में,
और एक आउटलेट जो है टैंक को खाली कर सकती है 8 मिनट में। ये पॉजिटिव काम कर रही है पाइप, ये नेगेटिव काम कर रही है। पॉजिटिव मतलब भर रही है और ये नेगेटिव मतलब खाली कर रही है। अच्छा वर्क लेट करो, टैंक लेट करो, टैंक कितनी यूनिट्स का होगा। तो टाइम एंड वर्क में पाइप्स एंड सिस्टम में आपको पता है बच्चे वर्क हम कैसे लेट करते हैं, एलसीएम लेके हम लेट कर सकते हैं, ये तरीका आसान है। तो 8 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बनेगा बच्चे 24। तो जिस टैंक की बात हो रही है वो मैंने मान लिया जी 24 यूनिट्स का है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ इनलेट और आउटलेट आउटलेट का स्पीड निकाल सकते हैं। इनलेट का जो स्पीड है क्या बनेगा 24/6 कितना बन जाएगा जी 4, 4 यूनिट्स पर मिनट। और जो आउटलेट है उसका स्पीड बन जाएगा 3 यूनिट्स पर मिनट। ये समझ आ गया। ठीक है बच्चे अब ध्यान दो, ये 4 जो है एक इनलेट का स्पीड है और ये जो 3 है ये एक आउटलेट का स्पीड है। ठीक है। नंबर ऑफ इनलेट्स कितनी है 10। अगर एक इनलेट का स्पीड 4 है तो 10 इनलेट्स का स्पीड कितना हो जाएगा 40। मतलब ये हुआ कि टोटल पॉजिटिव स्पीड कितनी बन गई 40। टोटल भरने वाली स्पीड कितनी बन गई बच्चे 40। समझ आया। और एक आउटलेट जो है उसकी खाली करने वाली स्पीड कितनी है जी 3। और यहाँ पे खाली करने वाली पाइप्स हैं कितनी 6। अगर एक पाइप का स्पीड 3 है खाली करने का तो 6 पाइप से खाली करने वाली, तो 6 पाइप का स्पीड कितना हो जाएगा जी 18 हो जाएगा। 6 ये टोटल नेगेटिव स्पीड आ गया। टोटल भरने वाली स्पीड बच्चे इतनी है और टोटल खाली करने वाली स्पीड इतनी है। समझ आया। फिर से सुनो, टोटल भरने वाली स्पीड 40, टोटल खाली करने वाली स्पीड 18। अब मुझे आप ये बताओ जब सभी पाइप्स मिलकर काम करेंगी तो टैंक भरेगा या खाली होगा। भरेगा। क्यों भरेगा, क्योंकि पॉजिटिव स्पीड ज्यादा है, भरने वाली स्पीड ज्यादा है। खाली करने वाली स्पीड 18 है, भरने वाली स्पीड 40 है। तो जब सभी पाइप्स मिलकर काम करेंगी तो टैंक जो है 22 यूनिट्स पर मिनट की स्पीड से 22 यूनिट्स पर मिनट की स्पीड से भरेगा। समझ गए। और सवाल में बच्चे कुछ दिया भी हुआ, क्या दिया हुआ है, जब सभी पाइप्स मिलकर काम करती हैं तो टैंक जो है 88 लीटर्स पर मिनट की स्पीड से भर रहा है। तो आप कंपेयर कर सकते हो 22 यूनिट्स पर मिनट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 88 लीटर्स पर मिनट। समझ आया। मिनट से मिनट कट जाएगा। तो 22 हिस्से अगर 88 लीटर के बराबर तो एक हिस्सा किसके बराबर 4 लीटर के बराबर। आंसर आने वाला ध्यान देना। 22 हिस्से अगर 88 लीटर के बराबर तो एक हिस्सा किसके बराबर 4 लीटर के बराबर। अगर एक हिस्सा 4 लीटर के बराबर टैंक का वॉल्यूम पूछा हुआ, टैंक बच्चे 24 यूनिट्स का है, एक हिस्सा 4 लीटर के बराबर तो 24 हिस्से किसके बराबर 96 लीटर के बराबर। आ गया टैंक का वॉल्यूम। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ऑप्शन ए 96 लीटर्स। आया समझ की नहीं आया। ये तरीके आपको रखने पड़ेंगे। चलो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वाह, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बच्चे। लेवल चेक करो बच्चे, ये लेवल के सवाल आपको करने ही पड़ेंगे। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, अ शॉपकीपर परचेजेस ब्रांडेड वीट फ्रॉम अ होलसेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ओवर द एमआरपी। ठीक है जी। शॉपकीपर जो है होलसेलर से डिस्काउंट में खरीद कर लाया, 12.5% डिस्काउंट में खरीदा। उसके बाद की कहानी क्या लिखी हुई है, इन ही स्टोरेज रैट्स ईट अवे 10% ऑफ वीट। उसके स्टोरेज में 10% जो है रैट खा गए। उसके बाद लिखा हुआ ही मिक्सेस इंप्योरिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 10%। 10% तक उसने इंप्योरिटीज मिक्स कर दी। ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है फर्दर वाइल सेलिंग ही सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 6.66% and his balance reads 1000 for 1100 grams. Find his profit or loss percentage। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिसऑनेस्ट डीलर वाले जो क्वेश्चन करते हैं उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये है बच्चे। ठीक है। तो बच्चे इस सवाल के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ठीक है। तो तरीका लगाने से पहले आप एक चीज समझो बच्चे। देखो, क्वेश्चन पे आने से पहले आप एक चीज समझो। मुझे आप ये बताओ, देखो 7/6 एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं और एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं जी 1/6। ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा है या फिर ये 1 से बड़ा। बच्चे ये वाला फ्रैक्शन जो होगा 1 से बड़ा होगा। क्यों 1 से बड़ा होगा, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो 1 से बड़ा ही बनेगा। समझ आया पहली चीज तो ये। अच्छा, दूसरा फ्रैक्शन में लिखा हुआ 1/6। 1/6 में बच्चे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इसका जो आंसर बनेगा क्या बनेगा 1 से छोटा बनेगा। ठीक है। इसका आंसर बनेगा 1 से बड़ा, इसका आंसर बनेगा 1 से छोटा। तो क्या समझ आया, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो जो हमारा आंसर बनेगा वो 1 से बड़ा, और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1 से छोटा।
ठीक है, ये चीज समझ गए बच्चे? ठीक। अब एक चीज और ध्यान दो। अच्छा, शॉर्टकट तरीका ये है, शॉर्टकट तरीका ये है बच्चे, ध्यान से सुनना बच्चे, तरीका बहुत काम का है। यही तरीके से ये सवाल करोगे तो आसान रहेगा, अगर कुछ और सोचते हो तो फंसोगे इस क्वेश्चन में। ध्यान देना, इन सवालों में बच्चे करना क्या है, आप sp टू cp रेशियो बनाओगे, sp टू cp रेशियो बनाओगे। अच्छा, अब किन किन चीजों को ध्यान में रखते हो आपने रेशियो बनाना है, क्वेश्चन में जितनी भी चीजें दी हुई हैं, जितने भी फैक्टर्स दिए हुए हैं, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने ये रेशियो बनाना है। ये चीज भी समझ गए? अब एक चीज और ध्यान से सुनो, जब जब आपको फायदा होगा, जब जब शॉपकीपर को फायदा होगा, तब तब ये फ्रैक्शन बनाना है 1 से बड़ा, और जब जब शॉपकीपर को घाटा होगा तो ये फ्रैक्शन आप बनाओगे 1 से छोटा। फिर से सुनो बच्चे, मैंने क्या कहा, ये फ्रैक्शन बनेगा 1 से बड़ा कब, जब जब शॉपकीपर को फायदा होगा, और ये फ्रैक्शन एसपी टू सीपी फ्रैक्शन जो है 1 से छोटा बनाओगे कब, जब जब शॉपकीपर को घाटा हो। समझ गए? अब देखो ये शॉर्टकट अप्लाई कैसे करना है। मैंने क्या कहा बच्चे, क्वेश्चन में जितनी भी चीजें दी हुई हैं, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप ये फ्रैक्शन बनाओगे। ठीक है, अब सुनो आगे कहानी। सबसे पहले लिखा हुआ है जी, शॉपकीपर परचेजेस ब्रांडेड व्हीट फ्रॉम अ होलसेलर एट डिस्काउंट ऑफ 12.5%। पहले शॉपकीपर खुद खरीदने गया, 12.5% डिस्काउंट में लेकर आया। मान लो बच्चे कीमत थी 100, कीमत थी 100, 12.5% डिस्काउंट में लेकर आया तो कितने का लेकर आया जी, 87.5 का लेकर आया। अब बच्चे ध्यान दो, मैंने क्या कहा, जब जब शॉपकीपर को फायदा होगा तब तब ये फ्रैक्शन बनाओगे आप 1 से बड़ा। ठीक है, और जब जब घाटा होगा फ्रैक्शन बनेगा 1 से छोटा। अब मुझे आप ये बताओ, अगर शॉपकीपर पहले खुद खरीदने गया, डिस्काउंट में लेकर आया, तो डिस्काउंट में लेकर आया तो मतलब फायदा करके आया। तो बच्चे जब जब शॉपकीपर को फायदा है तो ये फ्रैक्शन आपने बनाना है 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कैसे बनेगा, इन्हीं नंबर्स को यूज करके आपने ये फ्रैक्शन बनाना है। तो अगर बच्चे मैं मुझे ये बताओ, अगर शॉपकीपर को फायदा हो रहा है तो 1 से बड़ा फ्रैक्शन बनेगा, तो 100/87.5 लिखूं या फिर 87.5/100 लिखूं। बच्चे न्यूमरेटर आपने बड़ा रखना है, तो अगर फायदा हुआ है तो 100/87.5 लिखोगे। ये चीज समझ गए? ठीक है, चलो ये चीज समझ आई, इसका रोल अब खत्म हो गया। अब अगले फैक्टर के लिए आप नए सिरे से सोचोगे, ये शॉर्टकट है। ठीक है जी, अब आगे क्या दिया हुआ है, इन हिज स्टोरेज रैट्स ईट अवे 10% ऑफ व्हीट। मान लो उसके स्टोरेज में बचे 100 केजी, 10% रैट खा गए तो कितना रह गया जी, 90 केजी रह गया। अब रैट्स अगर 10% खा गए तो इसकी वजह से शॉपकीपर को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो ये फ्रैक्शन बनेगा 1 से छोटा। इन्हीं नंबर्स को यूज करके हमने फ्रैक्शन बनाना है, लेकिन 1 से छोटा क्या बनेगा, 90/100 लिखोगे। ठीक है जी, अगेन मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब इन चीजों को भूल जाओ जी, अब नए सिरे से सोचेंगे, अगली चीज के लिए नए सिरे से सोचना है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है, ही मिक्सेस इंप्योरिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 10%। मान लो बच्चे उसके स्टोरेज में 100 किलोग्राम, 10% इंप्योरिटीज मिक्स कर दी तो कितने किलोग्राम हो गए जी, 110 किलोग्राम हो गए। ठीक है, इंप्योरिटीज मिक्स करने की वजह से दुकानदार को फायदा या घाटा, फायदा, फायदा है तो ये वाला फ्रैक्शन बनेगा बच्चे 1 से बड़ा। तो 1 से बड़ा कैसे बनाओगे, 110/100 लिखोगे। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब इस चीज को भूल जाओ, अगली चीज के लिए नए सिरे से सोचना है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है, फर्दर वाइल सेलिंग ही सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 6.66%। 6.66% का मतलब होता है 1/15, 1/15 की छूट दे रहा है वो। मतलब ये हुआ, कीमत अगर 15 थी तो 15 के ऊपर 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेच कितने का रहा है, 14 का, 14 का। समझ गए? तो कीमत यदि 15 थी, 15 थी, तो बेच कितने का रहा है, 14 का। डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट देने की वजह से दुकानदार को फायदा या घाटा, घाटा, घाटा है तो फ्रैक्शन बन जाएगा 1 से छोटा, मतलब 14/15 लिख दोगे। समझ गए? फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब अगले फैक्टर पे आओ बच्चे, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है जी, एंड हिज बैलेंस रीड्स 1000 फॉर 1100 ग्राम्स। बच्चे जिस चीज से वो तोलता है उसके ऊपर रीडिंग आती है, कितनी आती है जी, 1000, किसकी जगह पर, 1100 ग्राम की जगह पर। अब ये बताओ, रीडिंग आ रही है 1000, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो कस्टमर है तो रीडिंग के पैसे पे करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर जो है 1000 ग्राम के पैसे पे कर रहा है, और दुकानदार की जेब से कितने ग्राम जा रहे हैं, दुकानदार की जेब से जा रहे हैं जी 1100 ग्राम। समझ आया बच्चे?
तो अगर कस्टमर जो है 1000 ग्राम के पैसे पे कर रहा है, तो मतलब शॉपकीपर को नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो ये फ्रैक्शन बनेगा 1 से छोटा। छोटा कैसे बनेगा? 1000 ऊपर लिखोगे और 1100 नीचे लिखोगे। सारे के सारे फैक्टर्स खत्म हो गए। ठीक है। अब देखते हैं जी फाइनल फ्रैक्शन क्या बनता है sp2cp का सॉल्व करके। उम्मीद है बच्चे इतना आपको समझ आया होगा। इन सवालों में बच्चे यही तरीका लगाओगे, नहीं तो फंसोगे। ठीक है। चलो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनता है जी। ये बन जाएगा जी 8, ये 7, 12.5 से काट लिया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये चला गया जी 6 टाइम्स, 7 टू 14, 48, 96, ये बन गया बच्चे 96/100। तो फाइनल फ्रैक्शन बन गया sp2cp 96/100। तो आप फ्रैक्शन से काम चला सकते हो। आप बता सकते हो फायदा हुआ या घाटा हुआ। मान लो बच्चे खरीदा 100 में, बेचा 96 का, मतलब 4% क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कौन सा ऑप्शन आंसर? सी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया? इस तरीके की बजाय अगर आप कोई और तरीका लगाते तो फंसते। ये सवाल आपसे होता ही ना, बल्कि ये क्वेश्चन बच्चे बड़े आसान होते हैं अगर आप ये तरीका रखते हो तो। ठीक है। आज के बाद बच्चे मुझे पता है आप ये वाले सवाल छोड़ने नहीं वाले, अगर आपको ये तरीका समझ आ गया है तो। चलो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। In spite of giving a discount of 9.09%, a trader made a profit of 11.11%. By what percent did he mark up his goods? मार्क अप परसेंटेज बताना है बच्चे। देखो जी, ध्यान देना। डिस्काउंट कितना है जी? डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 9.09%, जो कि होगा 9 1/11%। फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं 1/11। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 11.11%, इसको लिख सकते हैं 11 1/9%, जो कि फ्रैक्शन में होगा 1/9। ठीक है। अब ध्यान दो, एमआरपी को अगर एमआरपी रख लिया जाए, डिस्काउंट किसके ऊपर होता है बच्चे? डिस्काउंट कितना है? 1/11। किसके ऊपर होता है डिस्काउंट? एमआरपी के ऊपर होता है। डिस्काउंट कितना है? 1/11 है। मतलब ये हुआ एमआरपी को 1/11 से घटाकर बेचा जा रहा है। डिस्काउंट 1/11 है ना, डिस्काउंट एमआरपी पे होता है, तो एमआरपी पे 1/11 लगा, मतलब एमआरपी को 1/11 से आप घटा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि बढ़ाना कैसे, घटाना कैसे, परसेंटेज में चीजें सिखाई जाती हैं। तो 1/11 से बच्चा घटा दिया, तो 10/11 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10/11 कैसे आया? 1 - 1/11। तो ये बन गया जी एसपी, क्योंकि एमआरपी में से एमआरपी को डिस्काउंट से घटाया। तो क्या बनता है बच्चे? एमआरपी में से जब आप डिस्काउंट घटाते हो तो एसपी बनता है, तो ये बन गया एसपी। ठीक है। अब सीपी को सीपी रख लिया, प्रॉफिट कितने हैं जी? 1/9 है। सीपी के ऊपर प्रॉफिट होता है, सीपी में प्रॉफिट जोड़ते तब एसपी बनता है। प्रॉफिट कितना है? 1/9 है। तो सीपी को 1/9 से बढ़ाया, तो 10/9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया बच्चे? ये भी एसपी बन गया। ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, सेम ही चीज की बात हो रही है, तो दोनों एसपी को इक्वेट कर सकते हैं आप। ठीक है जी। तो यहां से 10 से 10 कट जाएगा। यहाँ पे अगर बच्चे एमआरपी टू सीपी रेशियो बनाना हो, यहाँ पे अगर एमआरपी टू सीपी रेशियो बनाना हो, तो ये बन जाएगा जी 11/9। यहां तक की कहानी समझ आई? रेशियो से काम चला लेते हैं। मार्कअप परसेंटेज पूछा हुआ है, सीपी 9 है, एमआरपी 11, मतलब 2 से मार्कअप किया। मार्कअप करते किसको है? सीपी को इंटू 100। आंसर बन गया जी 22.22%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आंसर। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बच्चे कुछ भी नहीं है, आपको चीजों को बढ़ाना घटाना आना चाहिए। आपको यह समझ आना चाहिए कि किसको बढ़ाकर क्या बनता है और किसको घटाकर क्या बनता है। सीपी एसपी में रिलेशन पता होना चाहिए, सीपी एमआरपी में रिलेशन पता होना चाहिए, और एमआरपी और एसपी में रिलेशन पता होना चाहिए। अगर ये रिलेशन पता है तो इस चैप्टर में है ही कुछ नहीं। चलो ये हो गया बच्चे फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस, नहीं सॉरी, पाइप्स एंड सिस्टम। क्या लिखा हुआ बच्चे? टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड 18 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक, उसके बाद की कहानी क्या लिखी हुई है? दोनों पाइप्स को एक साथ खोल दिया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम द टैंक बॉटम ऑफ द टैंक इट टू 48 मिनट्स एक्सेस। ठीक है, लेकिन बच्चे होता क्या है, लीकेज होने के कारण टैंक को भरने में 48 मिनट और लगते हैं, ये लिखा हुआ है। तो पूछा क्या हुआ है? व्हेन द सिस्टम इज फुल इन व्हाट टाइम विल द लीक एम्प्टी इट। अगर पूरा का पूरा टैंक जो है बच्चे लीकेज से खाली करवाना होता तो कितना समय लगता? एक बार बच्चे क्वेश्चन आप फिर समझो, क्या लिखा हुआ है? दो पाइप्स हैं,
देखो जी, दो पाइप से बच्चे ए एंड बी। पहली पाइप 12 घंटे में टैंक को भर देती है, दूसरी पाइप 18 घंटे में टैंक को भर देती है। लेकिन होता क्या बच्चे, लीकेज होने के कारण टैंक को भरने में 48 मिनट एक्सेस लग रहे हैं, 48 मिनट और लग रहे हैं। अब ध्यान दो, 48 मिनट किससे एक्सेस लग रहे हैं? अगर ये दोनों की दोनों पाइप्स मिलकर काम करती, पहले हम ये निकालेंगे ना कि अगर सिर्फ और सिर्फ ए और बी मिलकर काम करती तो टैंक को भरने में कितना समय लगता, उस समय से 48 मिनट और लग रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको यह निकालना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर ए और बी ही काम करते तो टैंक को भरने में कितना समय लगता। तो वर्क आ गया 36, ए का स्पीड आ गया जी 3 और बी का स्पीड आ गया 2। अगर सिर्फ और सिर्फ ए और बी मिलकर काम करते तो टैंक को भरने में 36/5 आवर्स लगते। यहां तक की कहानी समझ गए? ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में लिखा है बच्चे इतने घंटे नहीं लग रहे, क्वेश्चन कह रहा है कि लीकेज के कारण 48 मिनट और लग रहे हैं। किससे? इस वाले टाइम से 36/5 आवर्स से 48 मिनट और लगते हैं, तो इसमें 48 मिनट जोड़ दो। 36/5 में 48 मिनट जोड़ दो, 48 मिनट का मतलब 48/60 आवर्स में बदल लो। 12 4 12 5 ये बन गया 40/5। 40/5 ये बन गया 8 आवर्स, ये बन गया 8 आवर्स। तो जब सभी की सभी पाइप्स काम कर रही हैं, ए भी बी भी और लीकेज भी, तब टैंक को भरने में 8 घंटे लगते हैं। तो आपको ये समझ आ गया बच्चे 8 घंटे कैसे निकाला? ठीक है, देखो जी, तो यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई 8 आवर्स तक। तो जब सभी पाइप्स मिलकर काम करती हैं, ए बी एंड लीकेज, लीकेज को नाम दे देते हैं बच्चे सी, तो टैंक को भरने में लगते हैं जी 8 घंटे। तो 36 यूनिट्स का टैंक है, 8 घंटे लगते हैं, तीनों का टाइम है। तो 36/8 करूंगा तो तीनों का स्पीड आ जाएगा, ये बन जाएगा जी 4.5। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब मुझे ये बताओ ए और बी का स्पीड कितना है बच्चे? 5। ए और बी का स्पीड कितना है? 5, और तीनों का स्पीड 4.5 है। तो आप मुझे ये बताओ यहां से सी का स्पीड निकाल सकते हो जो कि बनेगा 0.5। समझ आया? ए और बी का स्पीड 5 है, तीनों का स्पीड 4.5 है, जो इनका नेट इफेक्ट होगा वो सी का स्पीड होगा, सी का स्पीड बन गया 0.5। सी मतलब लीकेज। अब ध्यान दो, पूरा पूरा काम हमने लीकेज से करवाना है, टैंक खाली करवाना है। पूरा टैंक है कितना? 36। किससे करवाना है? सी से। सी का स्पीड कितना है? 0.5। 0.5 कह लो या 1/2 कह लो। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा लीकेज को पूरा टैंक खाली करने में? 72 आवर्स। यही आपसे पूछा जा रहा था, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है बच्चे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्वेश्चन चाहे जैसा मर्जी आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? A girl was traveling in a boat. Suddenly, wind starts blowing and blows her hat and started floating back downstream. Okay. The boat continued to travel upstream for 12 more minutes before she realized that her hat had fallen off. She turned back downstream and she caught her hat as soon as she reached the starting point. If her hat flew off exactly 2 kilometers from where she started, what is the speed of the water? ठीक है बच्चे, अब ये क्वेश्चन है, देखो है ये बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन। करना क्या, देखो ध्यान दें, थोड़ा पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। मान लो बच्चे उस लड़की ने ये डिस्टेंस कवर करना है, ये है अपस्ट्रीम। ठीक है, और इस ओर क्या है? ये है डाउनस्ट्रीम। ठीक, यहां से चलना शुरू करती है, लेकिन 2 किलोमीटर आगे उसकी हेड जो है पानी में गिर जाती है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है, लेकिन उसको भी पता नहीं लगा। वो लगातार चलती रही। कब तक चलती रही बच्चे? मान लो वो यहां से यहां तक चलती रही। कब तक चलती रही? वो बोल रहा है कि 12 मिनट तक चलती रही। इसका मतलब लड़की जो है 12 मिनट तक अपस्ट्रीम जाती रही। अच्छा, 12 मिनट मतलब उसको आवर्स में बदल सकते हैं, 12/60 मतलब 1/5 आवर। तो लड़की जो है बच्चे लगातार 1/5 आवर तक चलती रही। कहां पे? अपस्ट्रीम, 1/5 आवर तक। और जब कोई चीज अपस्ट्रीम जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी? खुद की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। खुद की स्पीड मान लो u है और पानी की स्पीड मान लो v है। तो अगर बोट जो है या फिर लड़की जो है अपस्ट्रीम जा रही है, 1/5 घंटे तक चलती रही, किस स्पीड से बचे? u माइनस वी से, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो स्पीड इंटू टाइम कर दिया तो डिस्टेंस आ गया जी ये वाला। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया 1/5 ऑफ u माइनस वी। समझ आया? ठीक है,
मतलब लड़की जो है 12 मिनट तक या फिर 1/5 आवर तक इतनी डिस्टेंस कवर उसने कर लिया। इस पॉइंट पर जाकर उसको पता लगता है कि उसकी कैप जो है, हेड जो है वो पानी में गिर चुकी है। इस पॉइंट पर जाकर वो क्या करती है, वापस मुड़ती है। ठीक है, लेकिन बच्चे इसी दौरान हुआ क्या, जो हैट है, अगर लड़की जो है 12 मिनट तक ऊपर चलती रही तो 12 मिनट तक जो हैट है वो भी तो पानी में गिर के नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब हैट भी 12 मिनट तक डाउनस्ट्रीम बहती रही। किस स्पीड से, हैट की अपनी स्पीड तो नहीं है, पानी की स्पीड से। तो हैट भी बच्चे 12 मिनट तक, ध्यान देना, हैट भी बच्चे 12 मिनट तक डाउनस्ट्रीम जाती रही। मान लो हैट यहां से यहां पहुंच गई, 12 मिनट मतलब 1/5 आवर, 1/5 आवर तक किस स्पीड से, पानी की स्पीड से, स्ट्रीम की स्पीड से। तो हैट ने बच्चे ये डिस्टेंस कवर कर लिया 1/5 ऑफ बी। यहां तक की कहानी समझ आई? ठीक है, अब आगे बच्चे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो जी, एक मिनट रुको। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, रिलेटिव स्पीड वाले कॉन्सेप्ट में हमने पुलिस थीफ वाले क्वेश्चन किए हैं। एक पल के लिए मान लो बच्चे ये पुलिस है, ये पुलिस है, और थीफ का है, जो हैट है वो यहां पहुंच चुकी है, इसको थीफ मान लो। अच्छा, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, पुलिस इस ओर, थीफ भी इस ओर। इस पॉइंट पर जाकर दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे बच्चे? तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बच्चे, आप ध्यान दें। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, तो पुलिस एंड थीफ के बीच का डिस्टेंस क्या था जब उन्होंने सेम डायरेक्शन चलना शुरू किया? तो 1/5 ऑफ बी प्लस 1/5 ऑफ यू माइनस वी, दोनों का सम। तो 1/5 ऑफ बी प्लस 1/5 ऑफ यू माइनस वी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड किससे करेंगे? स्पीड से। सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगा? पुलिस का स्पीड माइनस थीफ का स्पीड। पुलिस का स्पीड, पुलिस जा रही है डाउन स्ट्रीम, पुलिस का स्पीड हो जाएगा जी यू प्लस वी। और जो थीफ है, मतलब जो हैट है, वो जा रही है किसकी स्पीड से? वो उसकी तो खुद की स्पीड तो है नहीं, स्ट्रीम की स्पीड से जा रही है, मतलब वी की स्पीड से जा रही है। ठीक, तो ये बन गया बच्चे सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड। वी से वी कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा जी 1/5 ऑफ बी प्लस 1/5 ऑफ यू माइनस 1/5 ऑफ बी, नीचे आ जाएगा यू। तो ये तो कट गया 1/5 ऑफ बी और 1/5 ऑफ बी, तो यू से यू भी कट गया। तो बच्चे 1/5 घंटे लगे। 1/5 घंटे किसको? हैट जो है यहां से यहां पहुंचती है 1/5 आवर में, और पुलिस भी बचे, पुलिस मतलब वो लड़की भी यहां से यहां पहुंचती है 1/5 आवर में। यहां तक की कहानी समझ आई? अब ध्यान देना, अब आंसर आने वाला है, सुनो ध्यान से। देखो बच्चे, हेड जो है, हेड जो है बच्चे यहां से यहां पहुंचती है 1/5 आवर में। ठीक है, किस स्पीड से? पानी की स्पीड से। पानी की स्पीड कितनी है? वी। तो 1/5 ऑफ बी, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी कितना आ गया? 1/5 ऑफ बी है। और ये डिस्टेंस तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, डिस्टेंस कितना है? ये भी 1/5 ऑफ बी है। मतलब अगर मैं डिस्टेंस की इन दोनों स्ट्रेचेस को प्लस करूंगा, 1/5 ऑफ बी प्लस 1/5 ऑफ बी, किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर है, यहां से यहां तक। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/5 ऑफ v इक्वल्स टू 2, तो यहां से v का वैल्यू क्या निकलेगा? v का वैल्यू यहां से निकलने वाला है 5 किलोमीटर पर आवर। यही चीज आपसे पूछी जा रही है कि स्ट्रीम का स्पीड बताओ, पानी का स्पीड बताओ। पानी का स्पीड होगा जी 5 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चे आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऐसे होगा यह सवाल, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। अगर बच्चे ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो इसमें बोर्ड एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी लग गया, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट भी लगा है। समझ गए? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था स्ट्रीम का स्पीड, आंसर है 5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ बच्चे? ऑप्शन सी, 5 किलोमीटर पर आवर। आया समझ के नहीं आया? ठीक है जी, चलो लास्ट क्वेश्चन बच्चे आज का, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से स्टेटमेंट देखो। There are two places A and B which are separated by a distance of 100 kilometers. Okay, A and B, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ जी 100 किलोमीटर। Two boats start from both the places at same time towards each other. एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दो बोट्स। एक जा रही है डाउन स्ट्रीम, कितनी स्पीड से? 12 किलोमीटर पर आवर, और प्लस पानी की स्पीड भी होगी, पानी की स्पीड भी ले लेते हैं। और दूसरी बोट जा रही है अपस्ट्रीम, उसकी खुद की स्पीड है 13, और अपस्ट्रीम जा रही है तो 13 माइनस वी से।
ठीक है, बीच में जाकर दोनों ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, तो कितने टाइम बाद मिलेंगे आपसे ये पूछा जा रहा है। तो टाइम इज इक्वल्स टू, बच्चे यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी लग रहा है और रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। तो टाइम बराबर है डिस्टेंस जो कि 100 है बाई रिलेटिव स्पीड। बोट ए का स्पीड और बोट बी का स्पीड क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है बच्चे एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड क्या होंगी, प्लस या माइनस, प्लस होंगी। तो बोट ए का स्पीड है 12 प्लस वी और उसका बी का स्पीड है 13 माइनस वी, तो प्लस वी माइनस वी कट जाएगा। 100/25 कितना आ गया जी आंसर, 4 आवर्स। तो 4 घंटे के बाद दोनों बोट्स जो है इस पॉइंट पर मिल जाएंगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, देखने में अजीब सा क्वेश्चन है बच्चे, ये सॉल्यूशन बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आप। ठीक, तो क्या ऑप्शन आंसर हुआ इसका, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, तो जो भी सवाल आज की क्लास में करवाए समझ आए, अगर अभी भी दिक्कत है तो आप ये वाली क्लास फिर से एक बार देख सकते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे नए सवालों के साथ, तब तक के लिए